हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में कक्षा 12 की इंग्लिश का हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिगो। तो आपकी जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है इसका 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जो है मैं कक्षा 12 के इंग्लिश के जो है चैप्टर की लाइन बाय लाइन जो है वो एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। और अन्य जो चीज़ें हैं इसकी कंपोजिशन संबंधी या ग्रामर संबंधी वो भी अनसिंपेसिस संबंधी वो भी मैं लगातार जो है वो इसके लिए लेकर आऊँगा। और कुछ वीडियो मैंने पहले बनाए भी हैं, तो आप मेरा चैनल लगातार देखिए और आपको जो है वो इंग्लिश में चाहे आप किसी फैकल्टी में हो, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के लिए, तो सभी के लिए आप मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज का जो चैप्टर इंडिगो, तो यहाँ पर इंडिगो का अर्थ जो है वो एक फसल का नाम है जो आज़ादी से पहले की ये घटना है। जहाँ चंपारण जो बिहार में स्थित है वहाँ पर इंडिगो की खेती होती थी। तो वहाँ पर किसानों के साथ किस प्रकार से जो है वो सरकार के द्वारा अन्याय किया गया और उसके संदर्भ में जो चंपारण आंदोलन जो गांधी जी ने किया था उसके संदर्भ में ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। उससे पहले अबाउट द ऑथर, तो पहले लेखक के बारे में जानते हैं। लुइस फीसर 1896 to 1970 ये उनका जीवन काल है। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, तो फिलाडेल्फिया में उनका जन्म हुआ। एंड ही सर्व्ड एज वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 to 1920। तो 1918 से 1920 के बीच में उन्होंने जो एज वॉलंटियर का मतलब है कि एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में काम किया। फिशर मैड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट, तो फिशर ने फिर बाद में क्या किया, एक पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में जो है वो अपना करियर शुरू किया। एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, और न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है जाना माना, और द सैटरडे रिव्यूज़, इनके लिए लिखना शुरू किया। एंड फॉर यूरोपियन, और यूरोपियन ये जो अखबार है वहाँ के प्रसिद्ध अखबार हैं, एंड एशियन पब्लिकेशंस, इनके लिए लिखना उन्होंने शुरू किया। ही वाज ऑल्सो मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भी वो सदस्य रहे हैं। और द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम दिस हिज बुक, तो ये जो एक्सेप्ट है वहाँ वो जो है उनका द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो उनकी एक बुक है वहाँ से लिया गया है। ये अंश जो इस चैप्टर, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी बाय द टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट। तो टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट के द्वारा जितनी बुक्स जो प्रकाशित की गई उनमें इस पुस्तक को जो सबसे अधिक रिव्यूज़ यानी सबसे ज़्यादा इसको जो महत्व मिला। तो ये लेखक के बारे में था। अब इसमें हम चैप्टर में कुछ फ्रेजेज आए हैं, कुछ ये मीनिंग जो शुरू में दे रखे हैं आपको, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। तो ये जो है वो टेक्स्ट, कुछ इसमें जो टेक्स्ट में जो कुछ ये एक्सप्रेशन दी गई उनके अर्थ रहता है। अर्ज द डिपार्चर, तो अर्ज का मतलब यहाँ पर विनती करने से होता है, लेकिन यहाँ पर अर्ज द डिपार्चर का मतलब है कि लगातार जो है वो जाने के लिए, डिपार्चर के लिए जो है वो इंसिस्ट करना यानी दबाव बनाना या बार बार कहना। हार्बर ए मैन लाइक मी, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसका अर्थ यहाँ पर इस चैप्टर के अनुसार ये होगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को शरण देना या आश्रय देना। एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब है कि एक ही समय में अलग अलग कार्यों में जो है वो या अलग अलग ड्यूटीज़ जो है कर्तव्यों में अपने आप को डालना, ताकि उनमें एक विरोधाभास की स्थिति हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, एक संघर्ष की स्थिति हो जाए। सीक ए प्रॉप, और यहाँ पर सीक ए प्रॉप का मतलब है कि सपोर्ट प्राप्त करना या कुछ हिमायत हासिल करना। तो यहाँ से हम इसका जो टेक्स्ट शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को। When I first visited Gandhi's in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, तो लेखक यहाँ कहते हैं कि जब वो पहली बार गांधी जी से मिलने गए
1942 में उनके आश्रम में सेवाग्राम में मिलेंगे इन सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल इंडिया, जो कि मध्य भारत में स्थित है। ही सेड, तो वो कहते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, इट वाज इन 1917। तो उन्होंने मुझसे कहा, यानी लेखक कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जब उनको ये लगा कि आई डिसाइडेड टू अर्ज डिपार्चर, कि अंग्रेज़ों को जो है भारत से जाना चाहिए उनको, किस प्रकार उन्होंने एक आंदोलन के रूप में या उन्होंने एक अपना जो सत्याग्रह किया कि उनको वहाँ से जाना चाहिए, कैसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण था। ये बात जो 1917 की है। तो जब ये पहली मुलाकात में उन्होंने इसको उनको कहा था, he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress पार्टी इन लखनऊ। तो आगे लेखक बताते हैं कि वो दिसंबर 1916 में जब वार्षिक अधिवेशन जो कांग्रेस के होते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उस समय जो एक आज़ादी के लिए आंदोलन में भाग ले रही थी, तो लखनऊ में वहाँ पर 1916 में दिसंबर में जो है एक अधिवेशन होने वाला था, उसमें वो गए हुए थे। एंड देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहाँ पर जो है वो पार्टी के काफ़ी पदाधिकारी और सदस्यगण जो है वो लगभग 2301 जो है सदस्य और काफ़ी दूसरी जगह से विजिटर्स, यानी जो बहुत देश के भिन्न भिन्न भागों से जो लोग आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो जो मीटिंग थी उसकी कार्रवाइयों के दौरान या उसकी जो जितनी भी गतिविधियां थी उनके दौरान, प्रोसीडिंग्स का मतलब गतिविधियां या कार्रवाइयाँ जो है उनके दौरान गांधी जी रिकाउंटेड, तो गांधी जी ने बताया, रिकाउंट किया यानी रिकॉल किया, उन्होंने स्मरण कराया। ए पीजेंट कैम अप टू मी, तो उन्होंने बताया कि एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, वो भारत के अन्य किसानों की तरह ही दिखता था, पुअर एंड इमेसिएटेड। तो यहाँ पर यानी जैसे कि उस समय जो है कृषकों की हालत और भी ख़राब थी चूँकि, तो उन्होंने बताया कि वो अन्य भारत के लोग किसानों की तरह दिखता था, गरीब, और इमेसिएटेड का मतलब होता है कि जो बहुत ही भूख में या भूखमरी में रहे, दुबला पतला हो, इस प्रकार का। एंड सेड, और कहा बताया उन्होंने, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि वो जो किसान है उसका नाम जो गांधी जी बताते हैं कि उसने बताया था कि वो राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, और गांधी जी बताया कि उस किसान ने कहा कि वो चंपारण से है। एंड आई वॉन्ट टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और उस किसान ने गांधी जी से कहा कि आप मेरे जो ज़िले में आइए। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, तो गांधी ने जो है कभी भी इस स्थान का नाम पहले नहीं सुना था नाम, तो ऐसा गांधी जी ने बताया कि उन्होंने इसका पहले कभी नाम नहीं सुना था। इट वाज इन दिस फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयज, तो टावरिंग हिमालयज यानी हिमालय का जो ऊंचाई वाला भाग है उसकी फुट हिल्स का मतलब है कि तराई के क्षेत्र में उसकी जो है वो वहाँ पर ये स्थित था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जहाँ पर कि नेपाल का जो राज्य है उसके पास में ये स्थित है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट्स, तो काफ़ी प्राचीन या पुरानी अरेंजमेंट्स यानी वहाँ के प्रबंधन या व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, तो चंपारण के जितने भी किसान थे वो क्या थे, बटाईदार थे। तो शेयर क्रॉपर्स होते हैं कि जो चूँकि ज़मीनें जो सारी मालिकों की होती, ज़मींदारों की होती थी, और वहाँ के जो कृषक थे वो बटाई पर जो है वो ज़मीन लिया करते थे और खेती किया करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक बटाईदार था जो कुछ खेती का टुकड़ा लेकर के जो वो अपनी काश्त करता था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजुलेट, इलिटरेट का मतलब यहाँ पर है कि वो हालांकि साक्षर नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, बट रिजुलेट यानी लेकिन वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। ही हैड टू कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो वो व्यक्ति जो चूँकि काफ़ी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, तो वो कांग्रेस के अधिवेशन में आया और ये कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए को कि किस प्रकार से जब बिहार में
जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, जो ज़मींदारों का जो तंत्र है, उसके द्वारा जो है वो किस प्रकार अन्याय जो हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसके बारे में बताने के लिए आया था। एंड समबडी हैड प्रॉब्ली सेड, और किसी ने शायद उसको बोल दिया होगा, गांधी जी ने ऐसा कहा, स्पीक टू गांधी जी, कि ये बात जो है वो आप गांधी को जाके बताओ तो आपकी जो ये बात आगे पहुंचेगी और उस पर कुछ हो सकता है। गांधी टोल्ड शुक्ला, तो गांधी ने शुक्ला को कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, तो गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि उनकी एक मुलाकात वहाँ किसी से, अपॉइंटमेंट का मतलब है कि जो पहले से मुलाकात तय हो या वहाँ उनको जाना है। कानपुर जो है वो जो वर्तमान में कानपुर है, उसका जो पुराना नाम जो है वो कानपुर होता था, तो वहाँ पर है, ऐसा गांधी जी ने कहा उसको कि कानपुर उसको जाना है। ही वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि वो पहले से ही कमिट कर चुके हैं, यानी अपना जो है वो कार्यक्रम बना चुके हैं कि मुझे भारत के कुछ अन्य भागों में भी जाना है। यानी एक बार उन्होंने असमर्थता जताई कि मैं तुरंत नहीं जा सकता। शुक्ला कंपनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला ने भी उनका साथ छोड़ा नहीं, पूरे जिद्दी थे वो। उन्होंने कहा कि मैं साथ लेके ही जाऊंगा, तो वो जहाँ भी गांधी जी गए उनके साथ रहा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, और फिर भारत भ्रमण के बाद या जहाँ भी उनको जाना था वहाँ जाने के बाद गांधी जी वापस अपने आश्रम में आ गए, नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के पास में स्थित था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला भी जो आश्रम के में आ गया, उनके साथ साथ उनको अनुसरण करता हुआ, चूँकि उनके साथ ही रहता था। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी असाइड, तो उन्होंने जब वो कई सप्ताह जगह गांधी जी को बिल्कुल ही छोड़ा नहीं, गांधी जी के साथ ही रहा, वो उनके साथ ही रहा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, तो बेग यानी प्रार्थना करना, तो उन्होंने ये विनती की, काफ़ी प्रार्थना की कि एक तारीख निश्चित कर दो आप कि कब आओगे वहाँ पर। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स डिनेस्टी एंड स्टोरी, गांधी सेड, तो इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना, तो शेयर क्रॉपर्स जो थे वहाँ पर बंटाईदार जो थे, जमींदारों से ज़मीन लेके बंटाईदारी पर खेती करते थे, उनकी टीनेसिटी यानी उनकी दृढ़ निश्चय शक्ति और उनकी कहानी सुनकर के गांधी जी ने कहा कि आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि किसी न किसी समय जो है वो कलकत्ता जाएंगे, वो उनको वहाँ जाना है, हालांकि अभी फिक्स नहीं है लेकिन उनको जाना है वहाँ पर। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तो उन्होंने शुक्ला को कहा कि आप उस समय कलकत्ता आ जाइए और जो है वो फिर मुझे वहाँ से ले जाइए, ऐसा उन्होंने बता दिया, लेकिन कोई समय नहीं बताया निश्चित। मंथ्स पास्ट, तो महीनों गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्सेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, तो कलकत्ता में एक निश्चित जगह पर हॉन्सेस यानी जो उन्होंने एक कोई जगह फिक्स कर ली थी, वहाँ पर जो है वो उनको जहाँ मिलना था उस स्थान पर जो है वो शुक्ला वहाँ लगातार बैठे रहे कलकत्ता में। एंड व्हेन गांधी अराइव्ड, और जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो भी उन्होंने जब गांधी जब तक फ्री नहीं हो गए या सारे काम उन्होंने निपटा नहीं लिए तब तक जो है वो वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे शुक्ला। एंड देन ही टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर वो दोनों जो है वो एक गाड़ी में, एक रेलगाड़ी में, ट्रेन यानी रेलगाड़ी में बोर्डेड यानी चढ़े और पटना के लिए, जो बिहार का एक शहर है पटना, उसके लिए रवाना हो गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, तो वहाँ पर शुक्ला जो है उनको एक ऐसे घर में ले गया जो कि एक वकील का था, जाना माना नाम था, नेम्ड यानी जो जाना माना नाम था, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में जाकर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ द टाउन, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद क्या थे, शहर से बाहर थे, वहाँ नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन एंड हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, लेकिन वहाँ पर जो नौकर थे वो शुक्ला को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि ये जो गरीब ह्यूमन यानी किसान जो था
वो बार बार जो है वो उनका मालिक यानी राजेंद्र प्रसाद जो उनके मालिक थे नौकरों के, तो उनसे हेल्प मांगने के लिए जो है वो आता रहता था। किसके बारे में, शेयर क्रॉपर्स के बारे में जो है वो समस्या लेकर के, यानी इंडिगो की जो बंटाईदारी खेती करते थे उनकी समस्याएं लेकर के लगातार उनको जो एक प्रकार से बार बार कहते रहते थे। या पेस्टर्ड का मतलब है कि बार बार कोई बात कह करके परेशान करना, तो ऐसे वो लगातार उनको विनती करता रहता था। तो एक प्रकार से उनको लगता कि ये हमारे मालिक को जब बार बार परेशान करता है इस बात से, इसलिए वो उसको जानते थे। सो दे लेट हिम टू स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो लगा कि वो उनके परिचित हैं अपने मालिक के, तो उन्होंने वहाँ पर उनको उनके साथी के साथ रहने दिया। कंपेनियन यानी कंपेनियन का वहाँ पर शुक्ला का कौन था, गांधी जी थे। whom they took to be another peasant, और जहाँ पर नौकरों ने उनको जो है वो गांधी जी को, चूँकि वो नहीं जानते थे, उनको लगा कि ये भी एक अन्य किसान ही है। बट गांधी was not permitted to draw water from the well, let some drops from the bucket pollute the entire source। लेकिन वहाँ के जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी जो है वो नहीं भरने दिया, नहीं निकालने दिया, क्योंकि उनको लगा कि कोई भी बूंद यदि वहाँ पर गिरेगी बाल्टी से तो पूरे सोर्स को यानी पूरे कुएं को जो है वो खराब कर देगी। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, क्योंकि उस समय जो है वो ये जो अस्पृश्यता जो है वो छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा थी। तो उनको लगा कि ये लोग, ये कोई जो है वो छुआछूत जिससे रखी जाए, या हो सकता है कि अनटचेबल यानी अस्पृश्यता जिससे रखी जाती थी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे छुआछूत की जाए। तो उन्होंने जब उनको पानी नहीं भरने दिया, इस बेसिस पर गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो वहाँ से गांधी जी ने पहले निश्चय किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। वो ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो गांधी जी क्या है कि हालांकि शुक्ला जो है वो कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग का मतलब है कि सूचना देने में कैपेबल था, इम्पार्ट यानी उपलब्ध कराने में। हालांकि शुक्ला जो है काफ़ी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराने में सक्षम था, लेकिन गांधी जी क्या करना चाहते थे, कुछ और ऑब्टेन यानी कुछ और सूचनाएं उसके अतिरिक्त भी प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि मुजफ्फर जाकर के ये सब पता लगाए। ही वॉज अकॉर्डिंगली सेंट टू ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। इसलिए उन्होंने उसमें चूँकि फ़ोन वगैरह बहुत कम थे या न के बराबर थे, तो टेलीग्राम जो उसमें एक माध्यम था, तो उन्होंने प्रोफेसर J.B. कृपलानी को एक टेलीग्राम किया, जो कि वहाँ पर मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन, जिनको पहले वो टैगोर शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित था वहाँ पर मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, तो लगभग आधी रात को, मध्य रात्रि को ट्रेन वहाँ पर पहुँची। 15 अप्रैल 1917 की ये बात है, 15 अप्रैल 1917 की। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ जो शुक्ला वहाँ पर उपस्थित थे मध्य रात्रि को भी। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन फॉर्म ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो प्रोफेसर मलकानी के घर पर जहाँ गांधी जी वहाँ पर 2 दिन के लिए रुके। अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल में यानी सरकारी स्कूल में एक शिक्षक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड। तो गांधी जी ने कहा कि कमेंट किया या उन्होंने टिप्पणी की कि ये एक बहुत ही विलक्षण बात थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी विशेष बात थी उन दिनों में, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए, प्रोफेसर के लिए, कि मेरे जैसे व्यक्ति को वहाँ शरण दे। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, क्योंकि छोटे गाँव में, शहरों में जो है द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल, क्योंकि उस समय जो होम रूल आंदोलन चला
उनके एडवोकेट्स का मतलब यहाँ पर है कि उसकी जो वकालत करने वाले, उसको सपोर्टर है, उनके प्रति सहानुभूति रखने में लोग, वहाँ भारत के लोग जो है या छोटे गांव शहरों के जो लोग हैं वो काफ़ी डरा करते थे कि ऐसे लोगों को शरण नहीं देनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का या उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये आदेश था कि ऐसे लोगों को नहीं रखा जाए। इसलिए लोग डरते थे कि ऐसे लोगों को जो उनसे संपर्क नहीं रखा जाए या सहानुभूति नहीं रखी जाए। इसलिए गांधी जी ने ऐसा कहा कि मेरा जो आप लोगों को शरण देना काफ़ी एक विलक्षण बात है। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट का मतलब है आगमन कि जो वो उन गांधी जी के आगमन का जो समाचार है, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। तो उनका जो मिशन है, उनका जो लक्ष्य था, उसके बारे में और उनके आगमन की जो न्यूज़ है, समाचार है, बहुत तेज़ी से जो मुजफ्फरपुर में फैल गया एंड टू द चंपारण, और चंपारण तक जो ये बात फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन। तो वहाँ के जो बंटाईदार थे, यानी खेती पर जो लोग करते, बंटाई पर खेती करते थे, वो लोग चंपारण के लोगों ने वहाँ पर जो है वो ऑन फुट यानी पैदल भी वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया, या फिर जो बाई कन्वेंस यानी जो भी उनके पास साधन थे आने जाने के, उन पर पहुँचना वहाँ पर शुरू कर दिया। किस लिए? क्योंकि वो सभी जो अपने चैम्पियन यानी अपने नेता को मिलना चाहते थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। तो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, जितने भी वहाँ के जो वकील थे, वो गांधी जी को जो है वो चाहते थे कि वो उनको ब्रीफ करे, यानी उनसे बातचीत करे। एंड दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार जो है वो रिप्रेजेंट किया, यानी उनकी तरफ से जो है वो इन कोर्ट के अंदर या अदालत के अंदर जो है वो कृषकों की जो बात उन्होंने रिप्रेजेंट की है, वहाँ पर प्रस्तुत किए रखी है। दे टोल्ड हुम, उन्होंने बताया अबाउट देयर केसेस, कि उन्होंने उनके केस या मुकदमे लड़े हैं, उनके बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उनको बताया कि किस प्रकार से वो किसानों से फीस लेते हैं। ये सब जो है उन्होंने बताया वहाँ के वकीलों ने। गांधी जी चाइडेड, तो चाइडेड का मतलब यहाँ पर होता है डांटना या दुत्कारना हल्के में। तो गांधी जी ने उनको द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि बंटाईदार जो थे या गरीब किसान जो थे, उनसे इतनी बड़ी फीस लेने के बारे में गांधी जी ने उनको कुछ वकीलों को डांटा भी कि आप ऐसा नहीं करें, गरीबों से इतनी बड़ी फीस वसूल करते हैं आप। तो ये सेड उन्होंने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। कंक्लूजन का मतलब यहाँ पर निष्कर्ष हो गया। दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स, कि हमें जो है वो ये कानून के रास्ते पर जाना या अदालत में जाना जो रोकना होगा, क्योंकि टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कि ऐसे मामलों को अदालतों में ले जाने से बहुत थोड़ा सा फ़ायदा होता है, कोई ज़्यादा फ़ायदा उससे नहीं होता है, न के बराबर ही फ़ायदा होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ के कृषक जो है जिनको बहुत ज़्यादा दबाया गया हो, कुचला गया हो, एंड फेयर ब्रॉक स्टिकन, और जहाँ पर उनको बहुत भयभीत करके रखा गया हो, डराया गया हो, ऐसी जगह पर किसानों के लिए जो है वो अदालत में निर्णय ले पाना या उनके पक्ष में कोई फैसला होना या उनको कोई फ़ायदा मिलना ना के बराबर होता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों के लिए जो लॉ कोर्ट्स हैं, यानी जो कानूनी अदालतें जो है वो यूजलेस साबित होती है, अनुपयोगी साबित होती है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम द फेयर। तो उनके लिए गांधी जी ने कहा कि वास्तविक जो रिलीफ है उनके लिए, सबसे बड़ी जो उनके लिए बात होगी वो होगी कि उनको भय से मुक्त किया जाए, उन कृषकों को, उन किसानों को पहले भय से मुक्त किया जाए। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय द इंग्लिशमैन। तो यहाँ पर बताया कि वहाँ की जो एरेबल का मतलब है जो कृषि योग्य भूमि थी, अधिकांश जो भूमि है और जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की थी, वो अधिकांश जो वो किस में बांट दी गई थी, इंग्लिशमैन मीन अंग्रेज़ों को एक प्रकार से उनकी संपत्ति बन गई थी, उनकी एस्टेट बन गई थी, संपदा बन गई थी। और एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेट्स,
और उस पर कार्य करते थे, यानी उस पर खेती वगैरह काम जो है वो टीनेंट्स यानी ऐसे कृषक जो किराए पर लेकर के उस पर खेती किया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, तो वहाँ पर मुख्य व्यापारिक फसल जो है, कमर्शियल का मतलब यहाँ पर व्यापारिक से कि वहाँ की जो मुख्य व्यापारिक फसल है वो इंडिगो थी, यानी नील की खेती होती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टीनेट्स टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स विद इंडिगो। तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स यानी ज़मींदार जो थे वो कंपेल्ड यानी किसानों पर एक दबाव बनाते थे, उनको मजबूर करते थे, जितने भी टीनेंट्स जो किराए पर खेती करते थे, कि आप जो है केवल 15% जितनी होल्डिंग्स है उनकी, जिनके पास जितनी ज़मीन है उस पर आप केवल 15% पर इंडिगो की खेती करेंगे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और सारी जो फसल है वो सरेंडर करेंगे, उनको सौंप देंगे एक पैसा लेकर के रेंट के रूप में, किराए के रूप में। एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये सब किया जाता था एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट, यानी उनके साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके, यानी उनके साथ एक जो है वो समझौता करके ये सब किया जाता था, जिसमें काफ़ी लंबे समय के लिए समझौता किया जाता था और जिसको वो तोड़ नहीं सकते थे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और इस दौरान क्या हुआ, इसी समय में प्रेजेंटली तो वहाँ के जो ज़मींदार थे उनको पता लग चुका था, लर्नेड यानी वो जान चुके थे कि जर्मनी जो है उन्होंने एक सिंथेटिक इंडिगो यानी एक जो कृत्रिम रूप से तैयार इंडिगो नील तैयार कर ली है, डेवलप कर ली है। देयर अपॉन, इसलिए उन्होंने ये सोचा, obtained arguments from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। इसलिए वहाँ के जो ज़मींदार थे वो ये चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि अब उनकी जो नील है वो बिकेगी नहीं, क्योंकि कृत्रिम जो नील आ चुकी थी बाज़ार में, तो उनको लगा कि अब वो किसानों को इस 15% वाले अरेंजमेंट से यानी प्रतिबंध से मुक्त कर दें। लेकिन इसके बदले में वो क्या चाहते थे कि शेयर क्रॉपर्स यानी पंटाईदार जो है वो उनको कंपनसेशन दे, यानी इसका जो खामियाजा है या इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो दे उनको। तो ये चाहते थे ऐसा कि उनका समझौता तोड़ने के बदले में जो है वो क्या करें कि कुछ कंपनसेशन यानी जो क्षतिपूर्ति के रूप में उनको पैसा दे। तो यहाँ तक आज हम चैप्टर पढ़ते हैं इसको। तो ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा है, इसको 2-3 वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो आप लगातार इसको अच्छी तरह पढ़िए, और इसके बीच में जितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं अंतिम वीडियो में आपको पता है हमेशा ही देता हूँ। तो अब मैं आपके लिए जो मीनिंग इसकी डिस्प्ले करता हूँ, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा जो है वो आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े, मुझे जैसे भी व्हाट्सएप पर जो भी बच्चा मुझे कहेगा कि मीनिंग की जो है PDF भेज दें तो मैं उनको भेज दूंगा। तो ये जो है वो मीनिंग इस चैप्टर के हैं। इस चैप्टर में काफ़ी मीनिंग है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इन मीनिंगों को जब वो 10 मीनिंग प्रतिदिन के हिसाब से याद किया करें। मैंने जब भी आपको चैप्टर पढ़ाया मैंने हर बार आपको ये बात कही है कि आप मीनिंग जरूर याद कीजिए, क्योंकि यदि आप इंग्लिश में मीनिंग याद नहीं करते हैं और यदि किसी अन्य तरीके से आप इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो ये बहुत ही भ्रम की स्थिति होगी आपके लिए। कभी ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप जो है वो बिना मीनिंग लर्न किए या वर्ब लर्न किए जो आप इंग्लिश को सीख सकते हो। तो ये मीनिंग्स जो यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट करें इनको। और जो बच्चे अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही आती है कि आपकी इंग्लिश जो है वो कमज़ोर रह जाती है। और इंग्लिश कमज़ोर रहने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपकी मीनिंग स्ट्रेंथ जो बहुत कमज़ोर होती है, और वो मीनिंग स्ट्रेंथ जो है वो फिर रातों रात नहीं सुधारी जा सकती, क्योंकि आपने जब अपनी विद्यालय शिक्षा के दौरान या कॉलेज शिक्षा के दौरान जितनी आपने स्टडी की है उसमें जितने भी टेक्स्ट की मीनिंग जो यदि आपने स्किप किए, छोड़े, कभी याद नहीं किए, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रोक जो है वो आपसे मिस हो जाता है और फिर आप उसको रातों रात नहीं सुधार सकते। और फिर इंग्लिश को सुधारने का अन्य कोई तरीका भी नहीं बच पाता है। तो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप जो है वो
ये वीडियो पॉज करके मीनिंग को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, एक अपनी अलग कॉपी लगा लीजिए, उसमें मीनिंग आप लिखिए और रोज़ाना 10 मीनिंग याद कीजिए। खुद के टीचर बनिए, उनको लिख करके देखिए, खुद जांच कीजिए कि 10 में से कितने मीनिंग आपको याद रहते हैं। फिर आप जब भी मौका मिले आप उनको फिर चेक किया करें कि उनमें से कितनी मीनिंग आपको याद है, और फिर बुक में से जो है वो आप टेक्स्ट पढ़ा करें ताकि स्टोरी के साथ जो आपको मीनिंग याद हो सकते हैं। ऐसे सीधे मीनिंग भी आपसे नहीं रटे जाएंगे। तो आप बार बार वीडियो सुना करें, जहाँ भी मीनिंग के अर्थ मैं बताता हूँ और उनको जो हाईलाइट भी करता हूँ, तो ये मीनिंग जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग 114 मीनिंग हो गए, 114 मीनिंग है इसमें। तो ये आप नोट करिए। अभी तक यदि आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए और लगातार जो मेरे क्लासेज आप अटेंड कीजिए, और लाइन बाय लाइन जो मैं टेक्स्ट का जो एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन करता हूँ उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।